अनंतनाग पुलिस ने 5 मंशियात स्मगलरों को किया गिरफ्तार। स्मगलरों से ममनुआ अशिया बरामद। चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान अमल में लाई गई गिरफ्तारी। पुलिस अपना रही है मुजरिमों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। डीआईजी साउथ कश्मीर रेंज ने जदीद तरीन कुत्तों के कनेल का किया इफ्तिताह। अब तरबियत याफ्ता कुत्ते जराइम की तफ्तीश में करेंगे मदद। कुत्तों के कैनल की सहूलत से अवामी तहफ़्फ़ुज़ को मिलेगी एक नई जहत। डीआईजी मट्टू ने की इस इक़दाम की तारीफ। सोनमर्ग बनेगा सयाहत का मरकज। सोनमर्ग में सयाहों की आमदोरफ्त ने तोड़ा रिकॉर्ड। जेड मोड टनल के जरिए हो सफर बेहद आसान। गंडोला, रोपवे और आइस स्केटिंग भी होगी सोनमर्ग में जल्द शुरू। जम्मू कश्मीर के जहरुद्दीन और सुहेल लेंगे वर्ल्ड स्नो क्लप्टिंग चैंपियनशिप में हिस्सा। अमेरिका में वर्ल्ड स्नो चैंपियनशिप में करेंगे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी। उत्तर प्रदेश के मृदुल के हमराह 3 रुकनी टीम बर्फ पर बनाएगी मुनफरिद आर्ट। खेलो इंडिया विंटर गेम से जम्मू कश्मीर की आइस हॉकी टीम बाहर। नामालूम वजूहात की बिना पर किया गया है ड्रॉप। जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों में पाई जा रही है बरहमी। जम्मू कश्मीर आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप आज से शुरू। मुख्तलिफ उम्र के जुमरों में 300 शुरका करेंगे शिरकत। वजन के क्लासों और जुमरों के तहत होंगे मुकाबले। जीएमसी अनंतनाग में एमआरआई सहूलियात की अदम दस्तियाबी पर आवाम बरहम। मरीजों को सिरगत या महंगे निजी क्लिनिकों का करना पड़ता है रुख। लोगों ने सहूलत को दस्तियाब करने की उठाई मांग। जीएमसी इंतजामिया ने एमआरआई की जल्द फराहमी की कराई यकीन दहानी। रामबन में बैटरी चश्मे पर अलमनाक हादसा। 2 अफराद जाँ बहक। NH 44 से ट्रक गहरी खाई में गिरने से पेश आया हादसा। सख्त सर्दी की लपेट में कश्मीर। ज्यादातर मकामात पर 0 से नीचे है दर्जे हरारत। लारनो, गुलमर्ग, सोनमर्ग में पड़ रही है हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी। Headlines presented by पतंजलि गोनाइल पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी और वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने एमएएम स्टेडियम जम्मू में नेशनल एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024-25 का इफ्तिताह किया। ये 4 रोजा चैंपियनशिप जिम्नास्टिक्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू कश्मीर और जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से मुनक़िद की जा रही है। इस इवेंट में मुल्क भर से बड़ी तादाद में खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मुशीर वज़ीर आला ने इस कौमी चैंपियनशिप में खिलाड़ियों की जबरदस्त शिरकत पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की इवेंट्स खिलाड़ियों की सलाहियतों को उजागर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। स्पोर्ट्स और संगीत एक जो ऐसी 2 शोबे हैं जहां जिनका कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती, जिनकी कोई सीमा नहीं होती और जिनके अंदर कोई मज़हब नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई बरादरी नहीं होती। ये लोग वो होते हैं जो सही मायने में आप कहें कि किसी चीज़ों को बराबर लाने के लिए, किसी अनेकता को एकता में लाने के लिए एक एम्बेसडर होते हैं। तो लिहाजा ये बच्चों का आज जम्मू कश्मीर में, देश के अलग अलग कोनों से बच्चों का जम्मू कश्मीर में आना, ये जम्मू कश्मीर के लिए फ़ख्र की बात है। और यहाँ नेशनल एरोबिक जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप हो रही है और हमने देखा जम्मू कश्मीर के बच्चे काफ़ी सारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये नहीं कि काफ़ी ऐसी परिवारों के बच्चे मैंने देखे जो फाइनेंशियली बड़े वीक हैं, लेकिन मैं दाद दूँगा हमारी जो यहाँ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के सरमस हफीज़ साहब को और मैडम नुसरत गुल जी को और उनके जो पूरे ऑफिसरान हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की और आज इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ जम्मू कश्मीर में हो रहा है। क्योंकि हम जब देखते थे थोड़े से लोग होते थे इस जिम्नास्टिक के अंदर, आज इतने बड़े काफ़ी सारी संख्या में प्लेयर्स हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, एथलीट हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो लिहाजा यही दुआ करेंगे कि जम्मू कश्मीर के बच्चे आगे बढ़ें और वो देश के बाकी बच्चों के साथ मिलके जो हिंदुस्तान का नाम रोशन करें और ओलंपिक्स में भी ये मेडल लाएं, हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे भी और देश के बच्चे भी। मेरे साथ इस वक्त है नासिर असलम वानी, ये एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं और हम देख रहे हैं कि लगातार कई एक्टिविटीज़ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अब बढ़ रही हैं जम्मू कश्मीर में, क्या लगता है आपको जब बाहर से लोग आते हैं एक मैसेंजर भी ये बनते हैं?
बहुत खुशी की बात है कि हमारे बच्चे भी स्पोर्ट्स में आ गए। हमारे जिम्नेजियम का अभी ऐसा कोई कंटिजेंट नहीं था, आज तक मैंने नहीं देखा था, लेकिन हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल ने और इन सब साथियों ने, जो हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं आदिल साहब, जो सेक्रेटरी हैं स्पोर्ट्स काउंसिल, और बाकी लोगों ने इनको काफ़ी अच्छा जो है तरबियत दी है और इस लेवल तक आप पहुँचे। मुझे जो इतला मिली है कि अगला जो एशियन जिम्नाजियम कप होगा वो जम्मू कश्मीर में होगा। इससे बाकी बच्चे भी इनक्रेज होंगे और इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ से हम बच्चों को वो उस लेवल तक लाने की कोशिश करेंगे कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर में, पूरे मुल्क में, बल्कि इंटरनेशनली भी ये अपना मुकाम हासिल कर सके। स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड्स इंपॉर्टेंट है। लास्ट में ग्राउंड्स के लिए क्या आप इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ ग्राउंड्स की बल्कि स्पोर्ट्स का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देना हमारा फ़र्ज़ है और हम कोशिश करेंगे कि तहसील लेवल तक वो मिले। बात करने के लिए शुक्रिया। तो नासिर असलम वानी कह रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स है उसको और बढ़ावा दिया जाएगा और यहाँ पे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको और डेवलप किया जाएगा। कैमरामैन आशू के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू यूनिट के लिए रजनी देवी को वर्किंग सदर के तौर पर मुकर्रर करने का ऐलान किया है। जम्मू में मुनक़िदा एक तकरीब में रजनी देवी का तारुफ ख़वातीन विंग की कारकुनान से करवाया गया। इस मौके पर रजनी देवी ने कहा कि इनका मकसद जम्मू खिते में पार्टी को मजबूत बनाना है। इन्होंने यह भी कहा कि ख़वातीन को हर मैदान में मुनासिब रिजर्वेशन मिलना चाहिए और वो ख़वातीन की उम्मीदों पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगी। तो आने वाले चुनाव जो पंचायत के और जो हमारी म्यूनसिपैलिटी के हैं उसमें जो अभी 33% जो रिजर्वेशन वुमेन्स को दी गई है, तो उसके मतलब यहाँ पे हमने जो है डिस्कशन जो हम उस पे करेंगे कि किस तरह से हम जो है उसमें अपना पुरजोर जो है वो लगाएंगे ताकि एक अच्छा रिजल्ट जो है वो निकल के आए और अच्छी जो महिलाएं हैं वो चुनकर इसमें आए, पढ़ी लिखी महिलाओं को सामने लाया जाए जो कि एक अपना अच्छा योगदान इसमें दे सके। क्योंकि हम सब जानते हैं कि महिला अगर घर चला सकती है तो वो देश भी चला रही है आज के टाइम में। तो ऐसी बात नहीं है कि महिलाओं के अंदर वो क्षमता नहीं है कि वो अपना जो मतलब विचार जो है वो किसी के समक्ष रख सकें और अपनी बात जो है वो खुलकर कर सकें। तो आज ये समय आ चुका है कि अगर रिजर्वेशन दी गई है तो गांव-गांव में हमें महिलाओं को जाकर निकालना है ताकि वो सामने आए और जो फोरम चाहिए जिस फोरम पर लेडीज को, क्योंकि हम देखते हैं पिछली पंचायतों में भी हमने देखा कि जो बहनें हमारी जीत कर आई फिर भी वो वैसा काम जैसा उनको था कि अगर वो सामने वो खुद नहीं आती थी, उनके हस्बैंड जो है उनकी जगह पर काम करते थे। लेकिन अब ऐसी महिलाओं को हम चाहते हैं कि सामने लाएं, वो महिलाएं अपने ही सुझाव जो हैं वो सामने रखें और ये चीज हम सब चाहते हैं कि जितनी भी हमारी यहाँ बहनें हैं उन्होंने जो अपने सुझाव दिए उन सुझावों पर हम आगे काम करेंगे और फारूक साहब और उमर साहब के हाथों को हम मजबूत करने की कोशिश करेंगे। ये मीटिंग वुमेन विंग ने रखी और इस मीटिंग का मुद्दा मकसद ये था कि पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन फोक इन इलेक्शंस, पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन तो हो गए, लेकिन अब लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन और पंचायतों के इलेक्शन ड्यू हैं और अगले साल फिर डीडीसी के इलेक्शन भी होने हैं। तो ये सोचा गया कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं वुमेन विंग के मुख्तलिफ जगहों के, उनके साथ मशवरा किया जाए और जहाँ कमी रही है पास्ट में उसको कमी को दूर किया जाए ताकि मैक्सिमम वुमेन पार्टिसिपेशन हो इलेक्शंस में और उससे सोसाइटी को भी फ़ायदा होगा और लोगों को भी फ़ायदा होगा क्योंकि इनकी पार्टिसिपेशन से बहुत से काम आसान हो जाते हैं। और जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग ने इस साल रिकॉर्ड तोड़ तादाद में सयाहों का खैर मकदम किया है और जेड मोर टनल के खुलने के बाद इस तादाद में मजीद इजाफा उम्मीद की जा रही है। सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ गुलाम मोहम्मद मीर ने कहा है कि इस टनल के खुलने से सोनमर्ग तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। सोनमर्ग में गुलमर्ग की तर्ज पर गंडोला, रोपवे और आइस स्केटिंग जैसी सहूलियात भी जल्द शुरू की जाएंगी। गुलाम मोहम्मद मीर अपने मंसूबों और विजन के बारे में क्या क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। आपने जैसा अभी दुरुस्त भी फरमाया कि जो अभी टनल बन रही है यहाँ पे 13 किलोमीटर की, उसमें भी एक बहुत इजी हो जाएगा, फिर ऑल एक्सेस हो जाएगा लद्दाख के लिए भी। उनकी भी अक्सर हमने देखी शिकायतें रहती थी कि कम्प्लीटली कट ऑफ रहते थे और इस रोड की स्ट्रैटेजिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं, तो थोड़ा सा उस बारे में बताएं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मतलब जो हमारा जो जोजिला पास दर्रा जो है ये
This was almost remaining closed for at least 3 to 4 months. Now the things have changed altogether. As of now, the vehicles are coming from the Leh and vehicles are going to Leh. As on date, this is the present status of the Leh. And as and when the tunnel will go through, this will connect. This will be all-weather connectivity between the two regions. Besides this will be very beneficial for Sonamarg, because Sonamarg is the launching pad and this will be rather base camp for this Leh. Besides this, I have forgotten to tell you something regarding this ponywalas. You might have met these ponywalas, you might have these snow scooter. मुझे लगता है कि आज as on date मुझे लगता है not less than thousands of the people are having this employment through this Sonamarg. And this is these are our locals, and we are expecting in the near future thousands and thousands of people will get employment from here, sir. वंडरफुल, बहुत शुक्रिया। आपने सुना है एसडीए सोनमर्ग जीएम भट्ट साहब को, जिन्होंने कहा कि अब ऑल सीजन्स जो है यहाँ पर सोनमर्ग खुला रहा करेगा। इन्होंने लद्दाख के हवाले से भी बात की कि सोनमर्ग एक लॉन्चिंग पैड बनेगा उन लद्दाखियों के लिए जो कम से कम 3 से 4 महीना कम्प्लीटली कट ऑफ रहते थे बाकी दुनिया से। तो कुल मिला के बात करें, न सिर्फ अब गुलमर्ग और पहलगाम, सोनमर्ग अब एक नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह डेवलप हो रही है, जहाँ पे अब आइस स्कीइंग हुआ करेगी और कुछ साल बाद यहाँ पे गंडोला की नवियत का एक रोप वे बनेगा और उसके बाद सोनमर्ग की जो शक्ल है वो कंप्लीटली तब्दील हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए सोनमर्ग से अयूब खान के साथ में सरोज कफील। और कश्मीर में सर्दी की लहर बदस्तूर जारी है। ज्यादातर मकामात पर पारा मनफी में बरकरार है। शदीद सर्दी के बायस मामूलात जिंदगी मुतासिर हो रही है। लाडनू इलाके में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ रही है। यहाँ कम से कम दर्जे हरारत -11.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पहलगाम में कम से कम दर्जे हरारत -10.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत -8.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सोनमर्ग में -7.6 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। मनफी दर्जे हरारत की वजह से नदी नाले मुंजमद हो गए हैं, यानी कि नदी नालों में पानी जम गया है और कई इलाकों में लोगों को पानी की हुसूल में मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। मनफी दर्जे हरारत की वजह से पानी की पाइपलाइनें भी जम गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का ही लगातार सामना करना पड़ रहा है। जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके में पीने के पानी की शदीद किल्लत है। अरपल चश्मा तकरीबन 90% सूख चुका है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी का संगीन मसला पैदा हो गया है। वाटर पावर डिपार्टमेंट टैंकरों के जरिए पानी फराहम कर रहा है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गौहर अहमद ने आवाम से पानी फराहम करने की अपील की है। इसका सही और एहतियात से इस्तेमाल करें ताकि इस मुश्किल वक्त में कोई परेशानी ना हो। पहले ड्राई स्पेल था, ड्राई स्पेल के बाद हमारा हार्श विंटर आ गया, माइनस टेम्परेचर हो गया। इसकी वजह से हमारी वाटर बॉडीज़ फ्रीज हो गई। एज ए रिज़ल्ट मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो हमारा सबसे बड़ा रिजर्व था वो आरिपल नाला है, आप सबको पता है, वो 95% डिप्लीट हुआ है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। तो अभी तक हम मिटिगेट कर रहे थे कि हम टैंकर यूज़ कर रहे थे। वी आर हायरिंग विदाउट एनी अलॉटमेंट, अपने आउट ऑफ टर्न हायर किए, क्योंकि हमारे पास एक छोटा टैंकर है। हमने एडिशनल एक ट्रैक्टर माउंटेड टैंकर हायर किया है और हम मिटिगेट कर रहे हैं लोगों को। तो मतलब जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं हम वो काम कर रहे हैं और लोगों की मतलब जो भी ये प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर रहे हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। दिल्ली एनसीआर हरियाणा में घना कोहरा, ठंड ने भी बढ़ाई मुसीबत। कोहरे से गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक, विजिबिलिटी कम, ट्रेनों के संचालन पर भी पड़ रहा है असर। पहाड़ पर अगले 3 दिन पड़ेंगे भारी, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, एसडीआरएफ को भी किया गया सतर्क। हरियाणा बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखें घोषित, 28 फरवरी से 10वीं तो 27 फरवरी से 12वीं की परीक्षाएं। हिसार में कृषि यूनिवर्सिटी में बजट पर मंथन, सीएम नायब सिंह सैनी ने कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के साथ की चर्चा, बजट को लेकर मांगी राय। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सैनी सरकार पर बोला हमला, कहा हरियाणा में बीजेपी विफल सरकार, हरियाणा आज विकास नहीं बल्कि अपराध में है नंबर 1 प्रदेश।
पीएम मोदी करेंगे जेड मोड सुरंग का उद्घाटन। गेम चेंजर साबित होगी सुरंग। घाटी में शीतकालीन पर्यटन का होगा विस्तार। सांबा मानसर उधमपुर सड़क पर बढ़ रहे हादसे, सड़क की सुरक्षा में कमी। डीसी सांबा ने सड़कों की मरम्मत और सुरक्षा उपायों की घोषणा की। कुलगाम जिले और राष्ट्रीय राजमार्ग पर बढ़ाई गई सुरक्षा। गणतंत्र दिवस से पहले कुलगांव में तलाशी अभियान। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा जांच तेज। शिमला में 5 महीने बाद बहाल हुआ विधानसभा बाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं विशाल। महकमे मौसमियात लद्दाख के डायरेक्टर स्नोम लोटस ने कहा है कि मौसमियाती पेशगोई में 100% कामयाबी यकीनी बनाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने जम्मू में न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि मौसम से मुताल्लिक मालूमात इकट्ठा करने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत इनके साथ मुकम्मल ताउन कर रही है और वो पुरुमीद है कि वो अपने मकासद में कामयाबी हासिल करने में कामयाब होंगे। मेरे साथ इस वक्त है आईएमडी लद्दाख के डायरेक्टर सोनम लोटस। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हर कोई इनको जानता है और इनकी एक्यूरेसी क्लाइमेट के बारे में या मौसम के बारे में तो 100% रहती है। आज यहाँ पे वर्कशॉप है, उस बारे में हम बात करेंगे। ये जो वर्कशॉप है स्टेक होल्डर्स का, आखिर इसका मुद्दा क्या है ये वर्कशॉप? जी एक्चुअली इस जनवरी में भारत मौसम विभाग का 150वां स्थापना दिवस हम मनाने के लिए मैं ऐसे पार्ट ऑफ द प्रोग्राम पूरा थ्रू आउट द कंट्री जो है हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का एक विजन है भारत को एक मतलब डिज़ास्टर रिसाइलेंट डिज़ास्टर प्रूफ नेशन बनाने का, तो उसी दिशा में हम ये कर रहे हैं। तो हालांकि आप लोगों को पता है कि वेदर फोरकास्टिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। ऑफ कोर्स कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं, बट 70 to 80% एक्यूरेसी आ गया। तो संकल्प ये है कि मतलब प्राइम मिनिस्टर जी का कि आप फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लेवल तो हम कर ही रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट से लेके पंचायत लेवल तक लोगों को, देश के लोगों को मौसम की जानकारी, इसके साथ साथ जब कोई तेज़ बारिश हो, बर्फ़ हो या कोई डिज़ास्टर हेवी रेनफॉल वार्निंग इस टाइप का हो तो लोगों को उससे टाइमली अर्ली वार्निंग मिलने के हम इश्यूज़ करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वार्निंग अब इशू करते हैं, इसके बाद प्रॉपरली एक्शन ना हो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये सब कुछ एक सिंक्रोनाइजेशन सब मिल के करें, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, देन एकेडमिशिया है, जो भी साइंटिस्ट है, सब मिल के। अभी वैसे भी हमारा रियासत जम्मू कश्मीर एक चैलेंजिंग एक वल्नरेबल है तो हमारा डिज़ास्टर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको क्लाउड बर्स्ट देखने को मिलता है, हेवी रेनफॉल है, देन लैंडस्लाइड होते हैं, एवलांच होते हैं। तो ये सब एक डिपार्टमेंट से सब मिल के करने के लिए एक सब लोगों का रिक्वायरमेंट क्या है वो सब करने के लिए एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक डिज़ास्टर प्रूफ यूटीज रीजन बनाने के लिए ये एक वो है, एक टुडेस वर्कशॉप है, आज का वर्कशॉप है। लेकिन आपको क्या लगता है कि 100% एक्यूरेसी लाने के लिए और क्या करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, एक तो 100% सबसे पहले मैं ये करना, तो मौसम 100% एक्यूरेट फॉर अ लॉन्ग टाइम तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी क्योंकि कुदरत के साथ आप जब कम करते हो तो कभी एग्जैक्ट जो आप बोलते हैं 100% नहीं, पर फिर भी अभी तक 70 से लेके 80% एक्यूरेसी आ गया। हाँ कभी कभी जो एक्यूरेट नहीं होते, लेकिन ओवरऑल इसको और इम्प्रूवमेंट बनाने के लिए इम्प्रूव करने के लिए एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। आपका मॉडल का रिजोल्यूशन है वो बढ़ाना पड़ेगा और ऑब्जर्वेशन हर जगह पे नेटवर्क होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। तो ये सब एक डिपार्टमेंट से सब मिल के जो है आप हम तो वार्निंग दे देंगे, लेकिन उसका एक्शन नहीं होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हो। अगर हमने वार्निंग दे दिया लोगों तक नहीं मैसेज पहुँच, तो जैसे आपका भी बड़ा मीडिया है जो कि मीडिया का बड़ा रोल है, आप लोगों को भी इसीलिए आज मतलब नवती दिया है, इन्विटेशन दिया है, हम सब लोग मिल के एक जम्मू कश्मीर को एक विकसित बनाया। सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, किस तरह से उसमें मदद मिलनी चाहिए और क्या क्या मदद मिलनी? सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं एक चीज़ बताऊँ, पिछले एक दशक में, पिछले लास्ट का साल में बहुत सारे हमने ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क बढ़ा दिया है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बढ़ा दिया, बहुत सारा कुछ किया है। जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर की ही मैं बात करें तो बनिहाल टॉप में अमरनाथ जी यात्रा ऑब्जर्वेशन करने के लिए, वेदर टाइमली बेटर फोरकास्ट करने के लिए जम्मू कश्मीर के बनिहाल के इतना ऊंची पहाड़ पे हमने एक डोबलर वेदर स्टेशन बनाया है जो कि अभी काम भी कर रहा है, और यहाँ पे जम्मू में भी है लगाया है, जम्मू में 2021 में बनाया है। उसी तरह दिन लद्दाख में भी हमने ये 2022 को
ये ऑब्जर्वेशन मतलब एक डुबलर स्टेट ऑफ द डुबलर वेदर रेडार हमने लगाया है और ये फंक्शनल है, तो इससे काफ़ी लाभ मिला है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन आने वाले दिनों में और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो ये करने के लिए सब मिलके यहाँ पे आज के वर्कशॉप है। और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों की पहचान मिल रही है। बारामूला के सिंहपुरा के जहरुद्दीन लोन और पुलवामा के सुहेल मोहम्मद खान और उत्तर प्रदेश के मृदुल उपाध्याय अमेरिका में होने वाली वर्ल्ड स्नो स्कल्पटिंग चैंपियनशिप में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। ये तीनों अपने फन से बर्फ पर हैरत अंगेज तख्लीकात करके दुनिया को हैरान करने के लिए तैयार हैं। न्यूज़ 18 ने जहरुद्दीन लोन से खुसूसी बातचीत की है। चलिए बातचीत करते हैं ज़ोहर साहब से। ज़ोहर साहब, सबसे पहले न्यूज़ 18 की तरफ से आपको मुबारकबाद है कि मुल्क की नुमाइंदगी आप करने जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और दूसरा ये कि आप जम्मू कश्मीर से 2 ही लड़के मुंतखब हुए हैं, आपकी काविशें हैं उनको आप रंग ला रहे हैं। जी, सबसे पहले मुनीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने कहा कि कैसी कितनी खुशी है आपके लिए कि आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये काफ़ी खुशी का मुकाम होता है एक इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी स्पोर्ट में, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे वो कबड्डी हो या चाहे वो आर्ट हो, कि आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हो, वो भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो काफ़ी खुशी का एजाज़ है मेरे लिए कि मेरी सिलेक्शन इस बार 7वीं बार मेरी सिलेक्शन हो रही है वहाँ पे। और खुशी का मुकाम ये है कि इस बार मेरे साथ कश्मीर से और एक युवा है जो काफ़ी टैलेंटेड है, लेकिन वो एक स्पेशल है, डेफ एंड म्यूट है, लेकिन डेफ एंड म्यूट के साथ साथ वो इतना टैलेंटेड है, इतना ज़हीन है, इतना हुनरमंद है कि मुझे मजबूरन उसे अपनी टीम में शामिल करना पड़ा कि काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट है वो। साथ में मेरे साथ और एक आर्टिस्ट है जो मृदुल उपाध्याय है, जो आगरा यूपी से बिलोंग करते हैं। तो काफ़ी अरसे से वो मेरे साथ है, उन्होंने और हम दोनों ने साथ में ये सफ़र जो है, ये जर्नी जो है हम लोगों ने स्टार्ट की है। हमारी टीम जो है कैलिस्टो, ये साउथ एशिया की फर्स्ट स्नो स्कल्पचर टीम है जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। और 2017 में हम लोगों ने पहली बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और पहली बार ही हम लोगों ने अवार्ड जीता है वहाँ पे। काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि जब पहले बार हम लोग यहाँ गए, कोई एक्सपीरियंस नहीं थी, हमारे पास कोई प्रोफेशनल इक्विपमेंट। ये अवार्ड कब आपने हासिल किया था? ये हम लोगों ने अवार्ड जो हासिल किया था वो 2017 में हमारा फर्स्ट कंपटीशन था और फर्स्ट बार ही हम लोग यूएसए में था। वो यूएसए में ही था। अगर इस तरह के इवेंट्स यहाँ पे हो जाए, इस तरह के मुकाबले मुनक़द कराए जाएं, तो उससे रुझान बढ़ जाएगा यहाँ पे। हाँ, उससे तो रुझान ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो नॉन लोकल, जो यहाँ के लोकल्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि लोग घरों में बनाते हैं, छोटे छोटे स्नोमैन्स बनाते हैं जिनको हम यहाँ पे शुनमुनी बोलते हैं, तो वैसे स्नोमैन्स बनाते हैं लोग। लेकिन अगर इवेंट ऐसा होता तो सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते और अच्छे लेवल पे करते और अच्छी ट्रेनिंग लेते। हम लोगों से भी वो ट्रेनिंग हासिल कर सकते थे कि कैसे हम लोगों को प्रोफेशनल लेवल पे उसको लेके जाना है, और इससे टूरिज़्म बढ़ जाएगा क्योंकि के अंदर टैलेंट होता है। तो मेरी मैसेज यही है गवर्नमेंट के लिए कि उन्हें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके पास ऐसे इवेंट्स होते हैं कि आप ऐसे इवेंट करा सकते हैं, आप उन लोगों के लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म फराहम कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ ज़ोहर साहब, और जो मुबारकबाद के मुस्तहक है, और क्योंकि मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे और मुल्क को रिप्रेजेंट करेंगे आने वाले जो इसी महीने में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और वहाँ पे 2 जगह स्टिल वाटर और मिनीसोटा जो है 2 मकामात पर यानी ये मुकाबले हो रहे हैं, वहाँ पे ये मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। और खुशी की बात है कि जम्मू कश्मीर के 2 नौजवान हैं, वो भी कश्मीर से हैं, एक पुलवामा से, एक ज़ोहर साहब है, और एक यूपी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं। ये 3 मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे वहाँ पे, और ये खुशी की बात है। मगर साथ ही यहाँ पे ज़ोहर साहब ने ये मैसेज भी दिया है कि ये चाहते हैं कि सरकार की यहाँ जो है और हमारे पास वसाइल मौजूद हैं, उन वसाइल को बराकार लाने की ज़रूरत है, और यहाँ पे जो हमारे नौजवान हैं जिनके अंदर इस तरह का टैलेंट मौजूद है, उस टैलेंट को निखारने की ज़रूरत है, और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है, फराहम करने की ज़रूरत है। उसका आगे चलकर जो हमारे नौजवान हैं जिनके अंदर सलाहियतें मौजूद हैं, जिनके अंदर टैलेंट मौजूद है, उस टैलेंट को यानी बर वक्त वो निखार सकें और अपना कैरियर जो है उसमें संवार सकें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मुनीर हुसैन हुर्रा।
और जम्मू कश्मीर स्टेट आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप आज से श्रीनगर में शुरू होगी। मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से 300 शरका 2 रोजा इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ उम्र के ग्रुपों और विजन के जुमरे में 10 जुमरे शामिल हैं। हर जुमरे में सर फहरिस्त 2 तमगे जीतने वाले नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करेंगे, जो चंद माह में मुनक़िद होने वाली है। जो 5th एडिशन है इस बार आर्म रेसलिंग का, ये है क्या आर्म रेसलिंग? ये मतलब हैंड पावर होगा, इसमें क्या होता है? हैंड पावर ही होता है इसमें। अच्छा। इसमें तो बेसिकली ज्यादा काम तो टेक्निक्स ही करते हैं और ज्यादा जो मैटर करता है वो वेट होता है। तो ये जो हमारा हो रहा है यहाँ पर 5th आर्म रेसलिंग जम्मू एंड कश्मीर का पैरा आर्म रेसलिंग कंपटीशन, तो इट्स एन ऑनर फॉर अस फॉर द कश्मीर जो ये हेल्ड हो रहा है कश्मीर में। तो हम आज आए खेलने, देखते हैं क्या होगा। तैयारी तो काफ़ी अच्छी है, अब आगे रिजल्ट होगा। सब मेहनत करके आते हैं, अब सारे जीतने के लिए आते हैं, अब हार जी चलती रहती है, अब देखेंगे आगे। तो ये बताएं, कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग करते हैं आप लोग? जब हम आर्म रेसलिंग की बात करते हैं तो इसमें कोई पर्टिकुलर वेट ट्रेनिंग होती है या पर्टिकुलर डाइट होता है जो आपको फॉलो करना होता है? हाँ, डाइट भी होती है, ट्रेनिंग भी होती है, सब कुछ होता है इसमें, तो फॉलो भी करनी होती है। टफ तो होगा कंपटीशन, सभी तो अच्छे हैं प्लेयर, अब देखते हैं क्या बनता है हमारा। बहुत बढ़िया। अपना तो बेस्ट दूंगा मैं 100%। क्या कहेंगे उन लड़कियों के लिए? स्पोर्ट्स में है बहुत सारी लड़कियां इस वक्त जम्मू कश्मीर से, लेकिन आर्म रेसलिंग में बहुत कम है, क्या कहेंगे उनके लिए? मैं तो ये कहना चाहती हूँ, कोई भी स्पोर्ट्स, चाहे आर्म रेसलिंग है, बाकी है टाइकोंडो है, पार्टिसिपेशन करना चाहिए। कोई भी गेम, इससे माइंड भी डाइवर्ट होता है, फ़ोन से भी दूर रहते हैं, और बॉयज़ के लिए ड्रग से भी दूर रहते हैं, बाकी सब भी। और स्टडी पे भी, एक एथलीट के लिए स्टडी और स्पोर्ट्स करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों में से ये करना होता है कि हैंडल करना होता है दोनों को, वहाँ से स्पोर्ट्स भी, यहाँ से क्लासेस भी। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स बहुत अच्छी चीज़ है, इसे फ़ोन से भी दूर रहते हैं, माइंड भी डाइवर्ट रहता है। आजकल तो ज़्यादा लोगों को स्ट्रेस है, स्ट्रेस से भी दूर रहते हैं। जी जी। तो आपने सुना किस तरीके से बच्चे जो हैं ये जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ कोनों से आए, और न सिर्फ लड़के हैं, आपने सुना कि लड़कियां भी यहाँ पर आई हुई हैं। कुल मिला के बात करें तो 5th एडिशन जम्मू कश्मीर आर्म रेसलिंग का इंडोर स्टेडियम श्रीनगर में 2 दिन के लिए चलेगा। कल इसका फिनाले खेला जाएगा, और जैसा अपने बच्चों से सुना कि पार्टिसिपेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीत और हार तो खेल का एक हिस्सा ही होता है। न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और डीआईजी साउथ कश्मीर रेंज जनाब जावेद इकबाल बत्तू ने अनंतनाग की डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में जदीद तरीन डॉग केनल सहूलत का इफ्तिताह किया। इनके हमराह एसएसपी अनंतनाग डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती भी मौजूद रहे। ये कदम जिला पुलिस की जराइम की तहकीकात, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस और धमाका खेज मवाद की निशानदेही की सलाहियतों को मजीद मुस्तहकम करने के लिए अहम समझा जा रहा है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए डीआईजी ने जदीद पुलिसिंग में तरबियत याफ्ता कुत्तों के यूनिट्स के किरदार को उजागर किया और कहा कि ये सहूलत पुलिस कुत्तों की तरबियत और देखभाल के लिए मिसाली माहौल फराहम करेगी, जिससे फोर्स की ऑपरेशनल कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। एसएसपी अनंतनाग डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती ने पुलिस टीम की कोशिशों को सराहा और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद तकनीक के इस्तेमाल के अज़्म को दोहराया। इफ्तिताही तकरीब के दौरान कैनाइन यूनिट के तरबियत याफ्ता कुत्तों की सलाहियतों का अमली मुजाहरा किया गया, जिसे अवाम ने बहुत सराहा। माता वैष्णो देवी के अकीदतमंद वंदे भारत के सफर के लिए बेहद पुरजोश हैं। कटरा से कश्मीर तक वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है और मुख्तलिफ ट्रायल्स के साथ कमिश्नर रेलवे सेफ्टी का मुआयना भी मुकम्मल हो चुका है। बहुत जल्द अकीदतमंदों को कटरा से कश्मीर तक आरामदेह रेल सफ़र की सहूलत फराहम की जाएगी। इससे न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा होगा, बल्कि वो अकीदतमंद जो हाईवे की दुश्वारियों की वजह से कश्मीर नहीं जा सकते थे, अब वंदे भारत के ज़रिए आसानी से सफ़र कर सकेंगे। अकीदतमंदों ने न्यूज़ 18 से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वो इस नई सहूलियात के आगाज़ का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। जब दिल्ली से और श्रीनगर तक हमारी ट्रेन हो जाएगी तो जो टूरिस्ट यहाँ आएगा सीधा श्रीनगर जाएगा और श्रीनगर का टूरिज्म भी बढ़ेगा, कश्मीर का टूरिज्म भी बढ़ेगा और माताजी का टूरिज्म भी बढ़ेगा। आज हम कटरा तक आ सकते हैं, नेक्स्ट अगर हम श्रीनगर तक जाएंगे तो जो ये फैसिलिटीज़ हमें टूरिस्ट को मिलेगी और उनका बिजनेस बढ़ेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनका डेवलपमेंट होगा। हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हैं। फ्लाइट से, बस से और ट्रेन से सब जगह बीच में ड्रॉप करते हुए श्रीनगर 2-3 बार जा चुका, लेकिन मेरे मन में बहुत दिली इच्छा है
कि एक बार मैं दिल्ली टू और श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन में बैठ कर के आऊँ। आप सब लोगों की अगर मेहरबानी रहेगी तो हम सब लोग वापस से श्रीनगर तक का टूर भी करेंगे। श्रीनगर से जो कटरा के लिए ट्रेन चलने वाली है, हम उसके लिए पहले से एक्साइटेड हैं कि हम जब नेक्स्ट टाइम अपना ट्रिप करेंगे तो और भी ज़्यादा एक्साइटेड होगा। अभी हम लोग यहाँ घूम रहे हैं, बहुत मज़े आए, अच्छी अच्छी चुनौतियाँ सामने आ रही हैं, पर उनको सॉल्व करने में इतना क्रेज़ आ रहा है कि हम लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और फुल फैमिली ट्रिप पे आए हैं। अच्छे अच्छे ट्रिप्स देखने को मिल रहे हैं, एक्साइटिंग चीजें हैं यहाँ पर, और भी एडवेंचर होने वाला है। आगे फ्यूचर में लगता है कि और भी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। बहुत अच्छा लगा। अगली बार जब आएंगे तो ये ट्रेन जो जा रही है उसमें ना और भी मजे आने वाले हैं। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब ना श्रीनगर भी जाएंगे तो वहाँ श्रीनगर का भी सीन जो देखेंगे। अभी तो हमने जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी का ही किया, अगली बार आएंगे तो श्रीनगर जाएंगे। फर्स्ट बार वैष्णो देवी गए, मुझे इतना बिलीव नहीं था कि मैं पैदल चढ़ाई कर लूँगी, लेकिन माता रानी ने डोर खींची और ऊपर तक पैदल चढ़ाई कर ली। और अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इससे भी ज़्यादा मजे आने वाले हैं यहाँ पे। अब इस रिवर पॉइंट, ये जो चिनाब नदी है, इस नदी से वंदे भारत का चलना श्रीनगर से होते हुए, और ये एक बहुत कटरा से श्रीनगर जा रही है चिनाब नदी के होते हुए, ये एक बहुत बड़ी गौरवान्वित करने वाली बात है कि देश के प्रधान सेवक ने जो ठान रखा है वह मूलभूत सुविधा लेकर वह हर चीज को पूरी करने के लिए एक आम नागरिक के सोच विचार रखने वाले काम कर रहे हैं। एक आम आदमी को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान के जयपुर से मैं ट्रेन से आया हूँ। अब मैं यहाँ सीधा कटरा उतरा हूँ, कटरे से सीधा मैं जम्मू जाऊंगा और कश्मीर घूम के वापस माँ के चरणों में आऊंगा वैष्णो देवी के, और वैष्णो देवी का दर्शन करके वापस राजस्थान चले जाऊंगा। इससे बड़ी गौरवान्वित होने की क्या बात है, इससे बड़ी क्या चाहिए और देश के लिए। कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत चलने जा रही है और माता वैष्णो देवी के दरबार में आने वाले श्रद्धालु भी काफ़ी उत्सुक हैं कि कब वो दिन आएगा जिस दिन वंदे भारत को यहाँ हरी झंडी दिखाई जाएगी, और उसके बाद ये तमाम श्रद्धालु जो है वो कटरा से सीधे श्रीनगर वंदे भारत के जरिए जा सकेंगे और रियासी जिले में बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल हो या फिर लंबी लंबी सुरंगें हो, यहाँ का भी जो है वो सफ़र कर सकेंगे। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। दिल्ली एनसीआर हरियाणा में घना कोहरा, ठंड ने भी बढ़ाई मुसीबत। कोहरे से गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक विजिबिलिटी कम, ट्रेनों के संचालन पर भी पड़ रहा है असर। पहाड़ पर अगले 3 दिन पड़ेंगे भारी, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, एसडीआरएफ को भी किया गया सतर्क। हरियाणा बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखें घोषित, 28 फरवरी से 10वीं तो 27 फरवरी से 12वीं की परीक्षाएं। हिसार में कृषि यूनिवर्सिटी में बजट पर मंथन, सीएम नायब सिंह सैनी ने कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के साथ की चर्चा, बजट को लेकर मांगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लद्दाख में इस साल के खेलो इंडिया विंटर गेम्स में आइस हॉकी मुकाबलों में नामालूम वजूहात के बिना पर जम्मू कश्मीर की टीम को ड्रॉप यानी बाहर रखा गया है, जिस पर जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों में सख्त बरहमी पाई जा रही है। जम्मू कश्मीर आइस हॉकी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ डिचू ने इस फैसले पर सख्त नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा खेलो इंडिया में आइस हॉकी मुकाबलों में जम्मू कश्मीर की टीम को बाहर रखना बड़ा संगीन मसला है, जबकि दीगर रियासतों की टीमों को खेलने का मौका फराहम हो रहा है। डिचू ने सरकार और स्पोर्ट्स काउंसिल से अपील की है कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। इंटरनेशनल लेवल तक हमारे सारे खिलाड़ी पहुंचे हैं। कल क्यों ड्रॉप किया गया है, ये बड़ा गंभीर मामला है, सीरियस मामला है। इसको
गवर्नमेंट को देखना चाहिए, स्पोर्ट्स अथॉरिटी को देखना चाहिए कि हमारे साथ नाइंसाफी क्यों। तो ऐसी नाइंसाफी कि जम्मू कश्मीर का नाम ही कहीं नहीं है, जबकि राजस्थान, महाराष्ट्र, ये क्या कहते हैं इसको, चंडीगढ़, हरियाणा वगैरह सारे रखे हैं। मेरी इस्तदा है कि ये मामला हाई लेवल पे उठाया जाए ताकि हमारी जम्मू कश्मीर की टीम जो कि हमेशा खेलती आई है पिछले 30-35 सालों से, आज भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले सके और ऑर्डर्स जल्दी इशू किया जाए। शुक्रिया। और राजौरी के सुंदरबनी के कालीधर जंगलात में एक नायाब और खतरे से 2-4 हिंदुस्तानी पेंगुलिन की मौजूदगी ने सबको हैरान कर दिया है। नायाब जानवर सुंदरबनी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब भारतीय फौज के जवानों ने देखा, जिन्होंने फौरी तौर पर महकमे वाइल्ड लाइफ को इत्तला दी। महकमे वाइल्ड लाइफ के एहलकारों ने भारतीय फौज की मदद से इस नायाब जानवर को महफूज किया। महकमा वाइल्ड लाइफ राजौरी के वार्डन अमित शर्मा ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए बताया कि ये जानवर पहली बार इस पहाड़ी इलाके में देखा गया है। ये जानवर निहायत कीमती है और इसकी मौजूदगी माहौलियाती अहमियत की दलील है। यूनिट है जो LOC पे लोकेटेड है, उन्होंने हमें फ़ोन किया कि उनके कैंटोनमेंट छोटे से एरिया में एक जानवर एंटर कर गया। तो उन्होंने मेरे को फोटोग्राफ भेजा, तो हमने उसको आइडेंटिफाई किया कि ये पेंगोलिन है। तो वहाँ के कंसर्न्ड ऑफिसर से, आर्मी ऑफिसर से बात हुई कि ये हम लोग रेस्क्यू करेंगे, तो उन्होंने रेस्क्यू का अरेंजमेंट किया और ये पेंगोलिन इस समय हमारे पास, हमारे पोजीशन में है। और हम ये देख रहे हैं कि इसको आगे मांडा, जो पुराना चिड़ियाघर था मांडा में, वहाँ पे का जो रेस्क्यू सेंटर है वहाँ पे इसको ट्रांसफर करना है। पेंगुइन नाम का ये जानवर राजौरी जिला में पहली बार वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने पकड़ा है। सेना की तरफ से सूचना जो है वो मिली थी और सूचना के आधार पर डिपार्टमेंट हरकत में आया और इस जानवर को अपने कब्जे में लिया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये जो जानवर है किस तरह से ये इस वक्त यहाँ पिंजरे में कैद है और ये राजौरी जिला के जंगलों में जो है वहाँ पर पहली बार जो है वो देखा गया। अक्सर ये गर्म इलाकों में होता है और जैसे ही सूचना जो है वो इस डिपार्टमेंट को मिली और डिपार्टमेंट ने हरकत में आया और इस जानवर को अपने कब्जे में लिया। सेना की तरफ से सूचना जो है वो दी गई थी और ऐसा यहाँ पर जब हमने बातचीत की तो इन्होंने कहा कि पहली बार इस इलाका में इस जानवर का देखा गया है, इस जानवर की मौजूदगी जो है वो पाई गई है और उसके बाद हमने इसे अपने कब्जे में लिया और अब इसे यहाँ से शिफ्ट जो है वो जम्मू में किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। और GMC अनंतनाग अगरचे जनूबी कश्मीर के अलावा रामबन जिला और खित्ते चनाब के मरीजों की बड़ी तादाद के लिए एक ट्रेशरी केयर अस्पताल के तौर पर काम कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अस्पताल में मरीजों को MRI सहूलियात मुहैया नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक GMC अनंतनाग में MRI न होने की वजह से मरीजों को या तो श्रीनगर या फिर ऊंची कीमतों पर निजी क्लिनिकों के जानिब रुख करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि अरसे दराज से वो इंतजामिया से MRI की सहूलियात दस्तयाब रखने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन ताहाल इस मसले का कोई सद्भाव नहीं निकला। उधर हस्ब मामूल GMC इंतजामिया ने MRI के जल्द मयसर होने की यकीन दहानी कराई है। मच नीडेड, डेस्परेटली नीडेड MRI, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, कॉस्टली टेस्ट है, जो लेस प्रिविलेज्ड डाउन द लाइन जो हमारे लोग रहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, वो इफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उनको बाहर जाके प्राइवेट क्लिनिक्स पे अवेलेबल है, वहाँ पे उनको वो करने पड़ते हैं। जो मास रश रहता है पूरे चिनाब वैली से, साउथ कश्मीर से, कुलगाम से, हमारे काजीगुंड से, शांगत से, इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द साउथ कश्मीर पेशेंट्स का वहाँ फ्लो रहता है। अब इतनी इनटेक कैपेसिटी है, फिर MRI का अवेलेबल ही ना होना, ये GMC के लिए और अनंतनाग के लोगों के लिए एक कायरदार वाला मसला है जिस पे हमें सोचने की ज़रूरत है। मैं आपके वसात से थ्रू दिस मीडियम आई एम होल हार्टेडली रिक्वेस्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, मैं स्पेशली यहाँ के DC साहब को हैंडफुल्ड रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इसमें पर्सनली इंटरवीन करके, मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन को और यहाँ की गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक पर्टिकुलर, एक स्पेशल एक रिव्यू लेके अनंतनाग के जो साउथ कश्मीर है, ये एक साउथ कश्मीर का हॉस्पिटल है, फेस है साउथ कश्मीर का। MRI का भी मुझे लगता है कि कुछ ही महीनों में वो आ जाएगा, उस पर भी मैक्सिमम काम हो गया है। थोड़ा सा हमें रेट कंट्रैक्ट का इशू था, वो भी हो गया था। MRI भी इंशाल्लाह आएगा, एग्जैक्ट टाइम हम नहीं बता सकते हैं अभी, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे एक मेडिकल कॉलेज में, उसके लिए पूरी कोशिश जारी हुई है।
और नेशनल हाईवे 44 पर रामबन के बैटरी चश्मा मकाम पर एक अलमनाक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब लोहे की सलाखों से भरा एक ट्रक हाईवे से नीचे खाई में जा गिरा। मरने वालों की शनाख्त यासिर इम्तियाज और दानिश के तौर पर हुई है, जो चाचीहामा तहसील और जिला बारामूला के रिहायशी थे। पुलिस और सिविल QRT टीमों ने मौके पर पहुंचकर लाशों को निकाला और रामबन के जिला अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और हादसे की वजूहात की तहकीकात जारी है। देर की इंफॉर्मेशन दी गई थी ना, तो हम लोग उसी वक्त स्पॉट पे पहुंच चुके थे, लेकिन एक तो रात भी काफ़ी हो चुकी थी और जो स्पॉट था वो बड़ा क्रिटिकल था, क्योंकि इस गाड़ी में जो है आयरन वगैरह लोड तक इंग्लारन वगैरह लोड थे। तो उसी वक्त जो है हमारी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस रामबन, हमारा ट्रैफिक का अमला और SDRF, हमारे सिविल QRT एनजीओ रामबन मौके वारदात पे पहुंची। काफ़ी कुछ सर्च करने के बाद जब पता चला कि ऑपरेशन इस वक्त कहाँ पॉसिबल नहीं है, तो ऑपरेशन को रोक दिया गया और जो है ऑपरेशन को जो सुबह जो है मॉर्निंग जो है तो सबको जो है टाइमिंग दे दी गई कि सुबह 7 बजे से पहले यहाँ पे पहुँचा जाए और ऑपरेशन शुरू किया जाए। फिर उसमें हमारा पूरा जिला इंतज़ामिया, हमारे SHO रामन विजय कोतवाल जी की सदारत में जो है ये सारा ऑपरेशन चलाया गया। तो जब हम सुबह यहाँ से नीचे उतरे हैं तो जाके जो है नीचे हमें पहले एक डेड बॉडी मिली, कुछ देर के बाद फिर जो हमने दूसरी डेड बॉडी को भी रिकवर किया। तो अभी जो है हमने एक डेड बॉडी को जो है रिकवर करके ऊपर ले आए हैं और दूसरा अभी खींच रहे हैं, जिसको अभी हम ऊपर चढ़ा रहे हैं। तो इसमें तमाम लोगों का कोऑर्डिनेशन रहा। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस रामबन, हमारी SDRF, सिविल QRT एनजीओ रामबन और हमारी ट्रैफिक पुलिस का अमला जो हमारे शाना बशाना खड़ा रहा है यहाँ पे और जिन्होंने हमें काफ़ी हौसला अफजाई दी और हम इस ऑपरेशन को करने में जो सक्सेसफुल। गिलगित बल्तिस्तान GB पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम ये मुतनाज़ा इलाका तरक्याती बहरान से गुजर रहा है। लोगों के सब्र का बांध अब टूट चुका है। वहीं अब लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान को छोड़कर करगिल कूच करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से पाकिस्तान सरकार लोगों के साथ जबरन मारपीट कर रही है। वहीं लीडरान को पाकिस्तानी इंतजामिया ने घरों में कैद कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान में बहरान, अवाम बिजली और पानी के लिए परेशान। पाकिस्तान कर रहा है लोगों पर जुल्म, पाकिस्तान कर रहा है लोगों को नजरअंदाज। अवाम ने करगिल कूच करने का किया ऐलान, लीडरान पर दहशतगर्दी के केस दर्ज। फिर करगिल का रास्ता दरवाजा तोड़ के करगिल जाएंगे, आओगे नहीं जाओगे करगिल। गिलगित बल्तिस्तान GB पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम एक मुतनाज़ा इलाका इस वक्त एक संगीन इंसानी और तरक्याती बहरान का शिकार है। बिजली की कमी, खराब सड़कों की हालत और नाकिस हुक्मरानी जैसे मसाइल यहाँ के अवाम को रोजाना की जद्दोजहद में मुब्तला कर रहे हैं। अब यहाँ लोगों ने पाकिस्तान छोड़ हिंदुस्तान के करगिल की जानिब कूच करने का इरादा कर लिया है। फिर करगिल का रास्ता दरवाजा तोड़ के करगिल जाएंगे, आओगे नहीं जाओगे करगिल। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली का बहरान, लोग परेशान, माशी और समाजी तरक्की में आ रही हैं रुकावटें। खराब सड़कें, हादसात की शरह में इजाफा, हिफाजत के नहीं है कोई मुनासिब इक़दामात। गिलगित बल्तिस्तान में बुनियादी ढांचे की कमी, हुकूमत की गफलत की वजह से बढ़ रही हैं मुश्किलात। आप तो मुझे पहले ये बताएं ना, आप पाकिस्तानी हैं या फिर बल्तिस्तानी हैं? मैं तो गिलगित बल्तिस्तान का हूँ, पाकिस्तान के साथ मेरा क्या ताल्लुक है? इवन आपके नक्शे में मौजूद नहीं है तो हम कैसे कहेंगे जी हम पाकिस्तानी है? बड़ा सवाल पैदा होता है, यूएन के रेजोल्यूशन को सबसे ज्यादा अनफॉलो कौन कर रहा, फॉलो कौन नहीं कर रहा? इस सवाल का जवाब दे दे मुझे। जोग्राफियाई कानूनी हिस्सा ही नहीं है तो ये सूबा बनाने का तो लोगों को चुना लगाने का बराबर है ना, ये तो सवाल ही नहीं बनता। एक ये बन ही नहीं सकता सूबा। नहीं, ये देखो ना, सूबा बनने का तो सवाल ही नहीं हो सकता ना। देखें, जो वहाँ जाके आए हैं उनका कहना यह है कि वहाँ बहुत सारी चीज़ों पे हुकूमत ने सब्सिडीज़ दी हुई। लद्दाख करगिल के लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंडिया की हुकूमत उनका ख्याल रखती है, तभी तो वो लोग जो है ना वहाँ आवाज़ें नहीं उठती है। लोगों को लाकर यहाँ लोगों पे इजहार राय पे पाबंदी है। हम टनल बनाने के लिए यहाँ से पुरामन रैली लेके जाना चाहता था, यहाँ हमें जाने नहीं दिया, जिसकी मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। यहाँ एहसानुल्लाह एहसान आजाद है, यहाँ पर तालिबान के कमांडर आजाद है, वो विद वेपन अलल ऐलान जगह जगह असलहे के साथ वो ऐलान करते हैं, मगर
गिलगित बल्तिस्तान के महकूम अवाम को गुलामी की बदतरीन शक्ल में झगड़ा हुआ है। ये अपने आजादी इजहार राय पुरअमन तरीके से किसी को नहीं बता सकता है। यहाँ सियासी पाबंदी है, यहाँ सियासी लोगों पे शेड्यूल 4 लगाया हुआ है। मैं दुनिया जहाँ के महकूम कौमियतों के हिमायत में बात करने वालों से अपील करता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान में होने वाली सियासी आजादी के ऊपर लगने वाली कतगन के ऊपर आवाज उठाएं। वहीं इन तमाम मसाइल के खिलाफ बल्तिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन ने एक मजबूत तहरीक शुरू की है, जिसको गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों और दीगर मकामी लोगों की भरपूर हिमायत हासिल है। मकामी लोगों का कहना है कि हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं, हमारा पाकिस्तान से क्या ताल्लुक। पाकिस्तान कर रहा है लोगों की आवाज दबाने की कोशिश। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए आवाज उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। करमान के लीडर शबीर मायर ने पाकिस्तानी इंतजामिया की खुलकर की मजम्मत। पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड को छोड़ करगिल को कूच करने का किया ऐलान। तहरीक से जुड़े लीडरान पर दहशतगर्दी के इल्जाम, दहशतगर्दी के कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान ने इन लोगों के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। पाकिस्तान लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा। मैं दुनिया भर में बसने वाले तमाम इंसानी हुकूक के तंजीमों और महकूम कौमियतों के हक़ में आवाज़ बुलंद करने वालों से गुजारिश करता हूँ, हमारे ऊपर होने वाले सियासी मजालिम पर आवाज़ उठाए और हमें बताया जाए वो काले कौन हैं जो ज़मीनों पर कब्ज़े के ख़िलाफ़ एहतिजाज करने से रोकते हैं, जो हमारे बच्चों को तालीम से रोकते हैं, वो काले कौन हैं, हमें बताया जाए। दोस्तों, साथियों, अब ये हमारे गिलगित कर्दों से दोस्तों से मैं राब्ते में हूँ। मैं 7:30 बजे तोलती से पैदल चला था, इस तरफ आने की गाड़ियाँ नहीं थी, तो अभी 11 बजे मैं गंदुस के मुकाम पे पहुँचा हूँ। गिलगित से साथियों के इसरार पे मैं ये वीडियो पैगाम दे रहा हूँ, दुनिया भर के दोस्तों हमारी आवाज़ बने। हमने ये फैसला किया है, मैं बच्चों को लेके करगिल की तरफ मार्च करूंगा और ये जो आईटी कार्ड है इन्होंने जिसको हमने पैसे दे के लिया है, पाकिस्तान ने सिर्फ हमें एक ले दे के एक आईडी कार्ड दिया है, ये भी मैंने वापस करने का फैसला किया था। तो हमारे गिलगित के दोस्तों ने कहा कि शनाख्ती कार्ड वापस करना हो, करगिल की तरफ जाना हो, आपने अकेले नहीं जाना है, हमने सब साथ करना है। तो आप तमाम दोस्त इस बात को जहन में रखें। मुझे 2 हफ्तों से टॉर्चर करते हुए गांव से बाहर जाने पे पाबंदी लगा रखी है। अगर मुझे कुछ हो गया, एपेक्स कमेटी, कमिश्नर, डीसी, एसपी, डीआईजी, आईजी, चीफ सेक्रेटरी, ये तमाम जिम्मेदार है और एपेक्स कमेटी के वो काले भी जिम्मेदार है। अगर हमें कुछ हो गया तो वो जिम्मेदार है। आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है, हमारी आवाज़ बनाएं, जुल्म के खिलाफ बात करें, फिर करगिल का रास्ता दरवाजा तोड़ के करगिल जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का कहना है कि अगर हमारे बुनियादी मसाइल पाकिस्तान हल नहीं करता है तो हम करगिल की जानिब कूच कर जाएंगे। अगर इन मसाइल को फौरी तौर पर हल न किया गया तो इससे गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बदअमनी पैदा होगी, जिसका नतीजा एक बड़े इंसानी बहरान के तौर पर निकल सकता है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगित बल्तिस्तान के बारे में, वहाँ पे छोटी छोटी चीज के लिए जो लोगों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो रोड कंडीशन हो, या छोटी छोटी नीड के लिए उनको रोज सड़क पे उतरना पड़ता है। और इसी के साथ साथ जो है, जो भी लीडर अगर किसी भी पब्लिक के फेवर में आवाज उठाते हैं उनको भी अरेस्ट किया जा रहा है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए लद्दाख से हसीना बानो की रिपोर्ट। कंप्लेंट की बुनियाद पर एक्शन हुआ, एफआईआर हुई और इसमें 2 ऑप्शंस जो है इन्वॉल्व थे। सवाल यह है कि क्या किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट पे या जब आपको किसी सरकारी इदारे की शिकायत आती है कि कहीं पे फंड्स का मिसयूज किया गया है, आपके पास कंप्लेंट आती है तो उसकी बुनियाद पर आप एक्शन लेते हैं, या आपको अपने सोर्सेस होते हैं जहाँ आपको लगता है कि मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट और पब्लिक फंड्स हुआ है और उसकी बुनियाद पर आपके पास ऐसी टीम है और आप अपनी तरफ से यानी कि एसीबी उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है और यू आर टेकिंग द एक्शन। दूसरा यह है कि जब कोई मीडिया इदारा किसी सरकारी इदारे के मुताबिक खबर करता है या एनजीटी की कोई डायरेक्शन पास होती है कि यहाँ पे सही तरीके से फंड्स का
का यूज नहीं किया जाता है। क्या आप उसके बाद उस एनजीटी की या मीडिया रिपोर्ट की डायरेक्शन पर या खबर पर कोई अपनी तरह से कार्रवाई करते हैं एसीबी? जिसकी एक मिसाल हमारे पास है कि जो कुछ साल पहले IAS ऑफिसर ने जल जीवन मिशन का खुलासा किया था और जो कि सरकार की तरफ से कहा गया था कि वो बेबुनियाद है, लेकिन करोड़ों रुपए का उन्होंने जिक्र किया था। सो आप इस पर रिएक्शन दीजिए। थैंक यू सर। देखिए, मुझे लगता है जो सवाल आपका ये जनरल नेचर का है कि हमारी जो है एसीबी में कार्रवाई किस तरह होती है। ऑब्वियसली वी एक्ट, हमारा काम है, हम चूँकि एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमें सूंघना है, हमारा ब्रेड एंड बटर है कि देखना कि कहाँ पे गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना है। बट ऑब्वियसली फॉर दैट वी रिक्वायर एविडेंस एज वेल। इसके अलावा हमारे पास कंप्लेंट भी आती है, तो दोनों सूरतों में आ सकती है। हमारे पास जो है व्हाट्सएप और बाकी जो माध्यम से हमारे पास प्लेटफॉर्म्स है जिसके थ्रू भी हमारे पास कंप्लेंट्स आती है। लेकिन ऑब्वियसली कंप्लेंट जो है पर से इस चीज़ को जो है ना, उसके बाद ज़रूरी है कि हम उसमें जो है एविडेंस पहले कलेक्ट करें। पहले एलिगेशन सब्सटेंशिएट होनी चाहिए, उसके बाद ही कार्रवाई होती है। थैंक यू वेरी मच। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इनको सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। दिल्ली एनसीआर हरियाणा में घना कोहरा, ठंड ने भी बढ़ाई मुसीबत। कोहरे से गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक, विजिबिलिटी कम, ट्रेनों के संचालन पर भी पड़ रहा है असर। पहाड़ पर अगले 3 दिन पड़ेंगे भारी, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, एसडीआरएफ को भी किया गया सतर्क। हरियाणा बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखें घोषित, 28 फरवरी से 10वीं तो 27 फरवरी से 12वीं की परीक्षाएं। हिसार में कृषि यूनिवर्सिटी में बजट पर मंथन, सीएम नायब सिंह सैनी ने कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के साथ की चर्चा, बजट को लेकर मांगी राय। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सैनी सरकार पर बोला हमला, कहा हरियाणा में बीजेपी विफल सरकार, हरियाणा आज विकास नहीं बल्कि अपराध में है नंबर 1 प्रदेश। पीएम मोदी करेंगे जेड मोड सुरंग का उद्घाटन, गेम चेंजर साबित होगी सुरंग, घाटी में शीतकालीन पर्यटन का होगा विस्तार। सांबा मानसर उधमपुर सड़क पर बढ़ रहे हादसे, सड़क की सुरक्षा में कमी, डीसी सांबा ने सड़कों की मरम्मत और सुरक्षा उपायों की घोषणा की। कुलगाम जिले और राष्ट्रीय राजमार्ग पर बढ़ाई गई ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ने देही तरक्की के दफ्तर का अचानक दौरा किया और रिकॉर्ड्स का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने वक्त की पाबंदी और दफ्तर के अंदरूनी मामलात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को अवामी खिदमात में बेहतरी लाने के लिए जरूरी इकदाम करने की हिदायत दी और कहा कि पाई जाने वाली खामियों को जल्द अज जल्द दुरुस्त किया जाएगा और कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिपार्टमेंट की रहती हैं, उन्हीं की कार्यशैली चेक करने के लिए ऑफिस का प्रोसीजर और एम्प्लॉयज़ का कंडक्ट को चेक करने के लिए आज सरप्राइज विजिट किया गया है सीडी ऑफिस का। और कुछ चीज़ें पाई गई हैं कि जो बेटर हो सकती हैं, जैसे मसलन जो लोग यहाँ पे आते हैं अपने इश्यूज़ को लेके, उनको बेटर सर्विसेज डिलीवरी हो सकती हैं, उसके लिए निर्देश दिए गए हैं आज एसीडी और वीडियो हेडक्वार्टर को। और यही कोशिश रहेगी कि एम्प्लॉयज़ का वर्क कल्चर जो इम्प्रूव किया जाए और लगातार ऐसी सरप्राइज इंस्पेक्शंस बनी रहेंगी। इंस्पेक्शन में कुछ एक कमियां पाई गई हैं जिसका टाइमलाइंस दी गई हैं, जैसे अमूमन कुछ एम्प्लॉयज़ का लेट ऑफिस आना और उस तरीके से बाकी भी कुछ रिकॉर्ड्स में जो है वो इश्यूज़ नोट किए गए हैं, जबकि टाइम दिया गया है उनको ठीक करने के लिए और जिन जो गलतियां हुई हैं उन पर कार्रवाई भी निश्चित।
और राजौरी के दरहाल इलाके के लेरा गांव में जल जीवन मिशन के तहत पानी के टैंक की तामीर के खिलाफ मकामी रहायशों ने शदीद एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि मौजूदा जगह पर टैंक की तामीर से किसी को फायदा नहीं होगा और वो मुतालबा कर रहे हैं कि टैंक की जगह को मुकम्मल तौर पर तब्दील किया जाए ताकि इलाके में साफ पीने का पानी फराहम हो सके। मुजाहिरीन ने हुक्काम से मुतालबा किया है कि उनके मसाइल का नोटिस लिया जाए और इनकी ज़रूरियात के मुताबिक फैसला किया जाए। यहाँ उनके एक टैंक बनाना था टॉप पर 35 और 40 घर के ऊपर टॉप पर, ठीक, जिनसे कि उन हमारे घरों को पानी आराम से मिल जाता था, मगर वो टैंक आप उठाकर दूसरी जगह बना रहे हैं। हमारा ये है कि वहाँ उन घरों के 35 से 40 घरों के ऊपर टैंक बनना चाहिए और हमें पानी मिलना चाहिए और इंसाफ मिले। कितनी परेशानी है पानी ना? बहुत परेशानी। रात भर जहाँ कहीं कोई चश्मा होता है वहाँ जाकर बैठे रहते हैं, पानी का नाम ही नहीं, क्योंकि सोर्सेज जो हैं वो बहुत कम है, टैंक भी नहीं है, वाटर सप्लाई की पाइपें जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं। तो उसी के रिलेटेड अब हमें ये उम्मीद थी कि JJM स्टार्ट होगा, हमारा काम हो जाएगा, लेकिन उसमें हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। इसलिए हम आज यही अपनी डिमांड लेके इन लोगों के साथ में कंसर्न JE को बहुत बार बोला कि हमारी ये डिमांड पूरी करो, लेकिन उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आज हमें मजबूर होकर एक्जिन राजौरी के पास आना। और रियासी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मंसूबे के तहत 5 रोज़ा खुद दिफाई तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों से 50 लड़कियों के एक बैच ने हिस्सा लिया। इस तरबियती प्रोग्राम का मकसद नौजवान लड़कियों को खुद दिफाई महारतें सिखाकर इनमें खुद एतमादी और खुद किफालत को फ़रोग देना है। खुसूसी तरबियतकारों ने तरबियत फराहम की, जिसमें लड़कियों को न सिर्फ दिफाई तकनीकी बल्कि खुद एतमादी और हौसला बढ़ाने पर भी तवज्जो दी गई। इस मौके पर जिला सोशल वेलफेयर ऑफिसर ने कहा कि बेटियों को बाख्तियार बनाना हमारी समाजी तरक्की की बुनियाद है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल।